बच्चों, कल मैंने आपको सत्ता की साझेदारी के विषय में दो देशों की कहानियाँ सुनाई थी, बेल्जियम और श्रीलंका की। दोनों के बीच क्या हुआ था कि बेल्जियम में डच, फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते थे और दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए थे। इसी तरह से श्रीलंका की जो मैंने कहानी आपको सुनाई उसमें सिंहली, तमिल और ईसाई रहते थे, जिनमें सिंहलियों और तमिलों के बीच गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी और सिंहलियों का वर्चस्व स्थापित हो गया था। सिंहलियों ने क्या किया था कि अपनी भाषा यानी सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया था। उन्होंने 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत उन्होंने सिंहली भाषा को अपनी राजभाषा घोषित कर दिया और तमिलों को दरकिनार कर दिया, यानी तमिलों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और सिंहलियों ने अपनी भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को पहले प्राथमिकता दी जाने लगी और तमिलों को दरकिनार किया जाने लगा, यानी तमिलों की अनदेखी करने लगे। सिंहली अपने लोगों को पहले नौकरी में रखते थे और तमिलों को जो है नौकरी में बाद में रखते थे। यदि जगह बचती तो उनको रखते, नहीं तो नहीं रखते थे। और उधर तमिलियों ने क्या किया कि तमिलियों ने तमिल भाषा को राजभाषा बनाने पर जोर दिया। सिंहलियों ने क्या किया था, सिंहलियों ने अपनी भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया, वहीं तमिलों ने तमिल भाषा को राजभाषा बनाने पर जोर दिया। 1980 के दशक में तमिलों ने अपनी एक सरकार बनाई, इलिम बनाई। इलिम बनाने की मांग को लेकर के अनेक राजनीतिक संगठन बनाए। इलिम मतलब सरकार, और दोनों के बीच हिंसात्मक स्थिति हो गई, यानी तमिलों और सिंहलियों के बीच हिंसात्मक स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि तमिल अपनी सरकार बनाने पर जोर देने लगे और सिंहली पहले से वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। वो अपनी सरकार बनाने के लिए अपनी सरकार बना करके उन पर अपना शासन स्थापित करना चाहते थे, इसलिए दोनों के बीच में हिंसात्मक स्थिति पैदा हो गई, यानी गृह युद्ध शुरू हो गया। यदि दो पार्टी समझौता नहीं करती हैं तो गृह युद्ध की स्थिति निश्चित होती है, यानी गृह युद्ध होना निश्चित होता है। अब आइए देखते हैं बेल्जियम में क्या हुआ। ये हम आपको दिखाते हैं बेल्जियम। ये बेल्जियम का मानचित्र है। इसमें ये जो हिस्सा है ये डच, यहाँ पर डच वर्ग के लोग रह रहे हैं, डच समूह के लोग रह रहे हैं जो कि डच भाषी हैं। ठीक है, ये फ्लेमिश है और इसमें डच भाषी लोग रह रहे हैं। ये बेलोनिया है जिसमें फ्रेंच भाषी लोग रह रहे हैं। यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ 59% लोग रहते हैं कुल आबादी के, और यहाँ 40% लोग कुल आबादी के रहते हैं और बचा 1% जो जर्मन भाषी हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, आइए समझते हैं बेल्जियम में क्या हुआ। बेल्जियम ने समझदारी से काम लिया। क्या किया उन्होंने, समझदारी से काम लिया। फ्रेंच और डच बोलने वालों के बीच तनातनी तो हुई, लेकिन उन्होंने क्या किया, क्षेत्रीय विविधता को समझा और 4 बार अपने कानूनों को सुधारा। इन्हें उन्होंने परिवर्तन किया कि इस तरह से तो दंगे होने लगेंगे और सरकार ना हमारी चल पाएगी ना किसी और की चल पाएगी। तो उन्होंने अपने कानून में सुधार किया, उन्होंने बदलाव किया। पहला बदलाव था कि सभी पार्टी के लोग एक साथ रहेंगे, यानी दोनों समूहों के लोग एक साथ मिलकर के रहेंगे। संविधान के अनुसार केंद्र सरकार में दोनों पार्टी के लोग समान रहेंगे, यानी मतलब जितनी संख्या उनकी जितनी संख्या डचों की रहेगी उतनी ही फ्रेंच भाषियों की भी रहेगी, मतलब दोनों पार्टी की संख्या समान होगी। अगर एक में 250 लोग हैं तो दूसरे में भी 250 लोग रहेंगे। दूसरा इनका नियम था कि जो बदलाव इन्होंने किया, किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं करेंगे। कोई भी फैसला होगा वो दोनों तरफ से होगा, दोनों सरकार के दोनों समूहों के समझौते से होगा। तीसरा था इनका, केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां क्षेत्रीय सरकार को इन्होंने दी, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ऐसा इन्होंने दिया। जो बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल्स, वहाँ पर इन्होंने एक अलग सरकार स्थापित की जिसमें दोनों भाषी फ्रेंच और डच की संख्या बराबर बराबर
रखी जिससे वो सफल हुई। यानी हम कह सकते हैं कि बेल्जियम के लोगों ने समझदारी से काम लिया और उन्होंने मिल कर के कार्य करने के लिए समझौता किया और इन्होंने एक तरीका अपनाया, जितने भाषाई हैं वह अपने अपने तरीके से कार्य करेंगे, इसको इन्होंने मान्यता दी। यानी इन्होंने समझौता कर लिया कि दोनों तरह के लोग आपस में मिलजुल करके सरकार को चलाएंगे, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, दोनों की संख्या बराबर होगी, जो भी काम होगा दोनों लोगों के समझौते से होगा। अब हम बात करते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों, सत्ता की साझेदारी होना क्यों ज़रूरी है। सत्ता की साझेदारी होना ज़रूरी है क्योंकि सामूहिक समूहों के बीच टकराव की भावना इससे कम हो जाती है, नहीं तो दोनों समूहों के बीच टकराव हो सकता है। लोकतंत्र में जितना कार्य को बांट कर करेंगे उतना ही सफलता मिलेगी। जब हम कार्य को बांट करके करते हैं तो कार्य जल्दी भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है। सत्ता की साझेदारी हम किसे कहते हैं? किसी भी शासन व्यवस्था में सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। लोकतंत्र की आत्मा ही है साझेदारी। साझेदारी को हम लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं क्योंकि बिना साझेदारी के लोकतंत्र का चलाना मुश्किल हो जाता है। लोकतंत्र का मूल मंत्र है साझेदारी। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है। नागरिकों को अधिकार होता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए, उनसे मशवरा किया जाए, उनके भी विचारों को रखा जाए। अब हम बात करते हैं भारत में सत्ता की साझेदारी। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यहाँ के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यहाँ एक चुनी हुई सरकार शासन चलाती है, नए नियम बनाती है और पुराने नियमों में संशोधन करती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग स्वराज की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं। इस सरकार में विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है। जन नीतियों के निर्माण में हर नागरिक की आवाज़ को सुना जाता है। इस सरकार में सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच किया जाता है। साझेदारी की आवश्यकता हमें क्यों होती है? क्यों हम साझेदारी करते हैं? समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ज़रूरी है। बहुसंख्यक का आतंक केवल अल्पसंख्यक को ही तबाह नहीं करता है, बल्कि स्वयं उसको भी तबाह कर देता है। लोगों की आवाज़ ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव डालती है। लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी होती है। समाज में टकराव की स्थिति को रोकना सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जाना कि साझेदारी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है और भारत में सत्ता की साझेदारी कैसे है। भारत में दो तरह से सरकार को चलाया जाता है। एक तो सरकार के जो 3 मुख्य अंग माने गए हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसको हम क्षैतिज रूप सत्ता का कहते हैं। और दूसरा है ऊर्ध्वाधर रूप, जो ऊपर से यानी केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर क्षेत्रीय सरकार में हमारी पूरी सत्ता जो है बटी हुई होती है और इसी रूप में वो मिलजुल करके कार्य करती है। इसे हम कहते हैं सत्ता की साझेदारी।